जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए क्लास 10 वाले बच्चे आपके लिए उपस्थित हुए हैं लेकर के टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तर की श्रृंखला। बच्चों, हमने पद साहित्य के इतिहास को पूरी तरह से विस्तार से समझ लिया और प्रत्येक वीडियो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो क्रमवाइज उपस्थित हैं बच्चों। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट को डाउनलोड कीजिए और एक एक करके सारी वीडियोज को देख लीजिए और उसके बाद बच्चों प्रश्न उत्तर श्रृंखला की ओर आप आगे बढ़िए। आपको इस प्रश्न उत्तर के माध्यम से चीजें और क्लियर होंगी, प्लस और एक्स्ट्रा जो व्याख्या करेंगे और एक्स्ट्रा जो आपको समझाएंगे, इससे जो आप थ्योरी को समझ लिए हैं तो आप क्वेश्चन आंसर को समझेंगे तो और आपके जो मन में कुछ डाउट भी होगा बच्चों तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आप थ्योरी को अवश्य देखिएगा और अब आ जाइए, आज से हमने प्रारंभ कर दिया है प्रश्न उत्तर की श्रृंखला, जिसमें हमने शुरुआत से प्रारंभ किया बच्चों आदिकाल, अर्थात जिसे रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल की संज्ञा दी है, वीरगाथा काल कहा। और हमने आपको एक्सप्लेन भी किया है बच्चों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा था। क्योंकि बच्चों उस समय के जो कवि थे, जैसे दलपत विजय हो गए, चंद्रबरदाई हो गए, ये सब कई कवियों ने क्या किया कि राजाओं के आश्रय में थे ये लोग। और जब जो कोई राजा के आश्रय में रहेगा तो क्या करेगा, उनसे उनकी वीरता को लेके बखान करेंगे अपनी ग्रंथों में, उनकी वीरता, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता के बारे में तो लिखेंगे। तो इन सबको देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी। जबकि बच्चों जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। क्यों कहा? वहां पे जो कवि थे राजा के आश्रय में जो रह रहे थे, वो राजाओं का बखान इतना अधिक बढ़ा चढ़ा कर कह रहे थे कि अगर राजा ने शेर अर्थात बकरी को मारा तो राजा को कहते थे, बखान करते थे कि राजा ने शेरी को मारा। इस प्रकार से अधिक बढ़ा चढ़ा कर अर्थात चारण अर्थात आप आम भाषा में चापलूसी भी जिसे कह सकते हैं। अब जिसके आश्रय में जो कवि रहेंगे क्या लिखेंगे उनके बारे में, बहुत बढ़ा चढ़ा कर भाई लिखेंगे कि राजा उनसे प्रसन्न रहे, अर्थात उनको प्रसन्न करने के लिए लगे रहेंगे। तो इसीलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल भी कहा है। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, जिससे आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हम जो निरंतर रोजाना वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको निरंतर मिलता रहेगा। और बच्चों आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। यहाँ पर बच्चों कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेस के जो हिंदी विषय हैं बच्चों, निरंतर संपूर्ण पाठ्यक्रम को क्रम वाइज आपको डेली प्रोवाइड हो रहा है। आइए इस चैनल से जुड़िए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए, अपने हिंदी विषय को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग कीजिए और साथ ही साथ बच्चों हिंदी विषय के प्रति अपनी जागरूकता को भी बढ़ाइए। क्योंकि अगर हिंदी विषय में स्ट्रांग रहा तो अन्य विषयों में आप 2 से 4 नंबर 10 नंबर एक्स्ट्रा ही करके आएंगे। क्योंकि जो भी हमको पढ़ना लिखना समझना है वो हमारी मातृभाषा हिंदी ही है बच्चों। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया। और आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि हिंदी साहित्य को किसने विभाजित किया या किसके द्वारा विभाजन को सर्वमान्य माना गया। तो बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो विभाजन हुआ उसको सर्वमान्य माना गया। और उन्हीं का ये विभाजन जो आप अभी पढ़ेंगे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल, ये विभाजन उन्हीं का है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा। और जबकि आधुनिक काल को बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही गद्य काल की संज्ञा दी, क्योंकि यहाँ से भारतीय युग प्रारंभ होता है और भारतीय युग में गद्य साहित्य का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी विषय को लेकर, गद्य विषय को लेकर, जैसे आपका कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, यहीं से प्रारंभ होता है। इसीलिए बच्चों आइए अब समझते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य के विकास को कितने भागों में विभाजित किया गया, आप बताइए आप। तो उत्तर देखिए बच्चों, प्रत्येक काल की पृथक प्रवृत्तियां होने के कारण, अलग अलग प्रवृत्तियां थी, अलग अलग काल की अलग अलग विचारधाराएं थी, अलग अलग प्रवृत्तियां थी, अलग अलग साहित्य संस्कृति सभ्यताएं थी। तो इसके कारण साहित्य के इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया। कितने कालों में बच्चों? तो 4 कालों में विभाजित किया।
और इसका वर्णन निम्नलिखित है। आप देखिए, आदिकाल अभी हमने आपको डिटेल समझाया, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। अब देखिए बच्चों, डेट जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भक्तिकाल का समय कब से और कब तक रहा, तो आप बताएंगे कि 1350 से 1650 अर्थात 300 वर्षों तक चला। और आपसे पूछ लेगा कि आदिकाल का समय कब तक रहा, तो आप 1000 से 1350 अर्थात 350 वर्षों तक चला क्या आदिकाल। और बच्चों, रीतकाल ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि रीतकाल बताइए कि कब से कब तक चला, तो 1600, अब यहाँ 1350 से 1650 तक भक्ति काल चला और इसी के बाद आ जाता है रीतकाल। तो ये 1650 से और क्या कहते हैं 1850 तो 50 तक चलता है, अर्थात 250 वर्ष लगभग चलता है क्या रीतकाल। और रीतकाल में बच्चों जिस प्रकार भक्ति काल में भक्ति को प्रधानता दी गई, उसी तरह से रीतकाल में श्रृंगार को प्रधानता दी गई। जब आप यहाँ पर भक्ति में आपने देखा भक्ति काल में कि श्री राम जी को और श्री कृष्ण जी का भक्ति भाव से पूजन किया गया, ईश्वर मानकर पूजन किया गया। और वहीं पर जब आ जाएंगे आप रीत काल में, बिहारी हो गए, केशव हो गए, तो मतीराम हो गए, ये सब जब बच्चों क्या किए, श्रृंगारिकता को अपना लिए। तो अब आइए बच्चों, नेक्स्ट आप देखते हैं आधुनिक काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आधुनिक काल। ये इसमें जो आधुनिक काल है बच्चों 1850 से निरंतर चलता रहा। और ये जो आधुनिक काल है आपको हमने थ्योरी में समझाया है कि ये पूरे 4 से 5 विभागों में विभाजित हुआ है। पहला आपका आ गया भारतेंद्र युग। पहला भारतेंद्र युग शुरू होता है। भारतेंद्र युग बच्चों 1850 से लेकर 1900 तक चलता है। क्यों? क्योंकि 1850 में भारतेंद्र जी का जन्म हो जाता है। और ये 1850 रहेगा बच्चों, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 1868 भी मिल सकता है, फोकस कीजिएगा 1850 से 1900, लेकिन 1850 के स्थान पर कभी कभी 1860 और 68 भी मिल सकता है। मतलब जैसे कि राम भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जन्म से प्रारंभ होता, तो जैसे उन्होंने जन्म लिया तुरंत तो नहीं रचनाएं करने प्रारंभ कर दिए, आखिर 17-18 साल कुछ योग बने होंगे, कुछ जानकारी ज्ञान विद्या को अर्जन किए होंगे। तो कहीं कहीं पर बच्चों 1850 ना लिखकर 1868 लिखा होता है, इसलिए हम आपको अवगत करा रहे हैं कि आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन ये 1900 तक ही चलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बच्चों द्विवेदी। द्विवेदी युग आपका चलता है 1900 से 1918 तक। और फिर आता है बच्चों छायावादी, जो 1918 से लेकर 1936 से 38 तक चलता है। उसके बाद आपका आता है छायावाद युग के बाद बच्चों आता है छायावादोत्तर युग। और फिर नई कविता का युग आ जाता है, या साठोत्तरी कविता इसको कहते हैं। 1949 या 50 के बाद 54 के बाद बच्चों जब भारत आजाद हो जाता है, स्वातंत्र युग भी इसे कहते हैं। इस प्रकार से आपने फर्स्ट क्वेश्चन में इतनी सारी व्याख्याओं को समझ लिया। तो आपने देखा कि आपने एक ही क्वेश्चन को ना सॉल्व करके बहुत सारी चीजों को उससे संबंधित क्लियर कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहते हैं? देखिए बच्चों आ गया ना, वीर गाथा काल क्यों कहते हैं? ये इस काल की एक प्रमुख रचना का भी नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, वीरों की यशोगान, हमने जो आपको भी समझाया था, वीरों को का क्या हुआ, यशोगान हुआ। उनकी वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। इस काल की कविता के मुख्य विषय थे क्या? अतिशयोक्ति से वीरों का यशोगान करना, यही कविता का मुख्य विषय रहा। इसीलिए हिंदी के आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता था। और इस काल की प्रमुख रचना बच्चों पृथ्वीराज रासो, अभी हमने जिक्र किया, चंद्रबरदाई द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। वीरगाथा काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। अब इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब वीरगाथा काल अर्थात आदिकाल, तो देखिए बच्चों 4 प्रमुख कवि कौन कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो लिखे हैं, नरपति नाल ने बीसल देवराजो लिखे हैं, जगनिक ने परमाल रासो को लिखा, और मधुकर कवि ने बच्चों जय मयंक जस चंद्रिका लिखा। ये अब आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आदिकाल के कवियों का नाम बताइए, या निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है, आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। घुमा फिरा के बच्चों आपसे कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम आपको ट्रिक के माध्यम से एक एक चीजों को याद करवाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है बच्चों। तो आप ये समझिए कि आदिकाल को आप किस प्रकार से याद करेंगे, जो आदिकाल के कवि हैं। तो आप आदिकाल के कवि आपने यहाँ पर मात्र 4 ही प्रमुख कवि लिखी हुई है, इसलिए 4 पर दिया हुआ है।
लेकिन आपको कम से कम बच्चों 6 से 7 कवियों को याद करना। अब 6 से 7 कवि आप कैसे लिखे याद करेंगे? तो आप एक सेंटेंस लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? देखिए बच्चों, हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। विद्या से, लिखिए आप ध्यान से, आप भी लिखिए। विद्या से नर जग, जग अर्थात संसार में क्या हो जाता है? संसार में चंदन सा। विद्या से नर जग में चंदन सा क्या हो जाता है? चंदन सा अमीर, अमीर और विजयी हो जाता है। क्या होता है? विद्या से, किसके कारण से बच्चों? अगर हम विद्या ग्रहण करेंगे तो क्या होगा कि इस संसार में नर अर्थात मानव रूप बेटे बेटियां छात्र छात्राएं विद्या से जग में चंदन के समान, चंदन का लकड़ी कितना महंगा होता है, चंदन सा अमीर हो जाएगा। अगर चंदन की लकड़ी महंगा होता है तो अमीर हो जाएगा जिसके पास होगा, और विजयी हो जाता है। अब यहाँ से देखिए, विद्या से विद्यापति हो गया, नर से नरपतनाल हो गए। समझिए बच्चों, एक एक चीज को आप ऐसे लिखिए। कैसे लिखेंगे? आप यहाँ विद्या लिखिए, अब उसके आगे विद्यापति लिखिए, फिर नर लिखिए, नरपतनाल लिख लीजिए, फिर लिखिए नीचे जग, जग तो जगनिक लिख लीजिए, जग से जगनिक हो गया। चंदन से बच्चों चंद्रवरदाई, आप जानते हैं, ये भी आपने पढ़ा। और अमीर से अमीर खुसरो हो गए, और विजय से दलपत विजय, विजय से दलपत विजय हो गया। अब कितना अच्छे से याद हो गया। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन बन गया तो आप एकदम एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप गलत कर सकें। बस कंडीशन यही है बच्चों, शर्त यही है कि आप इसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे। इसको सुंदर से आप लिख लीजिए। यहाँ पर अच्छे से नहीं लिखा है बच्चों, पर आप इसको खूब सुंदर से लिख लीजिए। विद्या से नर जग में चंदन सा अमीर और विजयी हो जाता है। बस इसको सुंदर से आप लिख लीजिए छोटे में, एक सेंटेंस में। आप उसी के नीचे सारे कवियों को, उनका नाम लिख लीजिए। बस अब उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए। चलिए बच्चों, हमने आपसे इतना क्वेश्चन नंबर 3 में इतना सब कुछ जिक्र कर लिया है। ऐसे चर्चा बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपने 3 को देख लिया ना, वीर गाथा काल के प्रमुख कवियों को देख लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। आदिकाल की 4 प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। जो आदिकाल था बच्चों, उसकी प्रवृत्तियां यहाँ पर कह लीजिए, या विशेषताएं भी कह सकते हैं। मतलब आदिकाल में क्या विशेषताएं थी, क्या क्या विशेषताएं थी? आदिकाल की बात हो रही तो बच्चों आश्रयदाताओं की प्रशंसा हो रही थी, आपसे हमने अभी बताया। जो कवि कहाँ रहते थे? आश्रयदाताओं के शरण में, मतलब राजाओं के दरबार में रहते थे, राजा उनको आश्रय देते थे। सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव था बच्चों। जब राजा का ही मेन गुणगान होगा तो सामूहिक रूप से कैसे गुणगान हो पाएगा? आप समझिए, जो भी कवि जिस भी राजा के दरबार में रहेंगे उन्हीं की तो बड़ाई करेंगे, ना कि सामूहिक राष्ट्रीय भावना का विकास करेंगे, सबके बारे में बड़ाई करेंगे, सबके बारे में जागरूक करेंगे जनता को, नहीं ना, सिर्फ राजा के बारे में ज्यादातर बखान करेंगे। तो इसीलिए बच्चों अभाव अर्थात कमी था किस चीज का? राष्ट्रीय भावना का। और क्या था? युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन था। जो राजा लोग युद्ध करते थे वहां पर सुंदर और सजीव वर्णन किया है अपनी कविता और ग्रंथों में। और बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो आदिकाल था उसमें वीर रस और श्रृंगार रस दोनों बहुत प्रधान थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। यही सारी विशेषताएं हैं आदिकाल की। इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। वीर गाथा काल की रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं? आप समझिए बच्चों, जो वीर गाथा काल की रचना थी, अब रचना की बात हो, वो कितने भागों में विभक्त थी? तो देखिए बच्चों, वीर गाथा काल की रचनाएं मात्र 2 भागों में विशेषकर विभक्त थी। एक तो प्रबंध काव्य थी और दूसरा वीर काव्य के रूप में थी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की डेट का हम मात्र 10 क्वेश्चन करेंगे बच्चों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ ही साथ कहने के लिए 10 क्वेश्चन होगा। लेकिन बच्चों इस माध्यम से आप कई क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हैं। अब देखिए, रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई किन्हीं 2 भाषाओं, रासो ग्रंथ में कोई 2 भाषा जो, अब देखिए गहराई से क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तक आपसे पूछा गया कि कभी उनकी ग्रंथ, आपने चंद्रवरदाई को पढ़ा और क्या कहते हैं रासो ग्रंथ को पढ़ा। अब गहराई से यहाँ से पूछ रहा क्वेश्चन कि रासो ग्रंथ में कोई 2 भाषा जो कि यूज किया गया, प्रयोग किया गया उस ग्रंथ में, उसको बताइए। तो बच्चों रासो ग्रंथ में डिंगल और पिंगल 2 भाषाओं को ज्यादातर यूज किया गया था बच्चों। ये राजस्थानी और ब्रज मिश्रित भाषा थी। राजस्थानी भाषा और ब्रज मिश्रित दोनों भाषाओं को मिलाकर क्या कहा गया? डिंगल और पिंगल। राजस्थानी भाषा को डिंगल कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बीच में देखिए क्या कह रहे हैं कि आदिकाल में
कवियों ने अपनी रचनाओं में किन छंदों का प्रयोग किया? अब यहाँ पर छंद की बात हो गई बच्चों, कि जो आदिकाल थी उसमें जो कवि थे उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी उसमें कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया, छंद की बात। तो देखिए बच्चों, आदिकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं में छप्पर, दोहा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, सोरठा, रोला, कुंडलिया छंदों का प्रयोग किया। अब आप इतना सब याद कर लेंगे बच्चों, तो क्या इसमें से 2-3 नहीं लिख पाएंगे? आराम से लिख लेंगे, दोहा, चौपाई, आर्या, सोरठा, दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, कुंडलिया, ऐसे ही लिख देंगे, तभी आपका पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा बच्चों। चलिए अब हम आते हैं, अब आपको ले चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में भक्ति कार्य की ओर, क्योंकि हम टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ाएंगे। तो आज हमने 7 क्वेश्चन में पढ़ लिया है आदिकाल, और देखिए बच्चों आगे कितने क्वेश्चन में फिर आगे पढ़ेंगे क्या, भक्ति काल को। इधर देखिए बच्चों, अब हम भक्ति काल को क्लियर करेंगे, बहुत लंबा चल रहा है। यहाँ भक्ति काल के साथ साथ रीत काल भी आ गया है। देखिए, तो भक्ति काल और रीत काल को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। अब चल मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। हमें पूरा विश्वास है कि आपने आदिकाल के बारे में डिटेल समझ लिया। हमारे जो नए बच्चे जिसने जो पद्य साहित्य का जो इतिहास है उसको नहीं समझ पाए, थ्योरी को नहीं समझ पाए बच्चों, तो प्ले लिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो आपको व्हाट्सएप लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया बच्चों, आप वहाँ पर क्लिक करिए और अपनी बातों को करिए। अगर किसी चीज़ से संबंधित आपको पीडीएफ भी चाहिए तो भी आप वहाँ से मांग सकते हैं बच्चों, व्हाट्सएप लिंक से। चलिए बच्चों चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। चाहिए।